Hello students, I am Dr. मीनू अरविंद अग्रवाल, एसोसिएट प्रोफेसर इन साइकोलॉजी। मैं आज की वीडियो में आपको सीखने की वक्र रेखाएं और पठार के विषय में बताऊंगी। लर्निंग कर्व्स एंड प्लेट्यू ऑफ लर्निंग। समय अथवा प्रयास तथा सीखने की मात्रा अमाउंट ऑफ लर्निंग को यदि ग्राफ पेपर पर प्रदर्शित किया जाए तो जो वक्र रेखा प्राप्त होती है उसे सीखने की वक्र रेखा कहेंगे। सीखने की वक्र रेखा की एक अन्य परिभाषा भी है। यदि सीखने की प्रगति को ग्राफ पर अंकित किया जाए तो प्राप्त वक्र सीखने की वक्र रेखा कहलाएगी। मनोविज्ञान के प्रयोगों में बहुधा इन वक्र रेखाओं को बनाकर अध्ययन करना होता है। सीखने के प्रयोगों में जब डिपेंडेंट वेरिएबल यानी आश्रित चर, त्रुटियां अथवा समय होता है तो भी हम इस आश्रित चर को ग्राफ पेपर पर प्रयासों के संदर्भ में प्रदर्शित करते हैं और इस प्रकार बनी वक्र को भी सीखने की वक्र रेखा कहा जाता है। वुडरॉ 1942 ने 3 प्रकार की वक्र रेखाएं बताईं। बेकर 1960 ने भी वुडरॉ की भांति 3 प्रकार की सीखने की वक्र रेखाओं का वर्णन किया है। पहले प्रकार की वक्र रेखा नकारात्मक गति वाली रेखा यानी नेगेटिव एक्सेलरेटेड कर्व कहलाती है। इस प्रकार के वक्र उस समय प्राप्त होते हैं जब प्रारंभ में अधिगम कार्य कठिन नहीं होता है, अतः अधिगम में सरलतापूर्वक उन्नति होती है। प्रथम वक्र को देखने से यह स्पष्ट हो जाता है कि वक्र में उठान प्रारंभ से ही होता है। ये तीनों आपके सामने रेखाएं बनी हुई हैं, मैं इनको दिखा रही हूँ आपको। वक्र रेखाएं नेगेटिव एक्सेलरेटेड कर्व। प्रथम वक्र को देखने से क्या पता चल रहा है कि उठान प्रारंभ से ही है। दूसरे प्रकार की वक्र रेखा सकारात्मक गति वाली रेखा यानी पॉजिटिव एक्सेलरेटेड कर्व है। इस प्रकार के वक्र उस समय प्राप्त होते हैं जब प्रारंभ में अधिगम कार्य कठिन होता है, अतः अधिगम में उन्नति प्रारंभ में धीरे धीरे और फिर समायोजन होते ही अधिगम की गति बढ़ जाती है। इस प्रकार दिए गए दूसरे नंबर का जो चित्र दिया हुआ है उसको देखने से यह स्पष्ट होता है कि प्रारंभ में वक्र का उठान मंद गति से है। तीसरे प्रकार की वक्र रेखा एस आकार की वक्र रेखा है। इस प्रकार की वक्र रेखा में प्रारंभ में उठान मंद गति से, मध्य में उठान तीव्र गति से और अंत में उठान पुनः मंद गति से होता है। एस रेखा में क्या होता है? पहले मंद गति से, फिर तीव्र गति से मध्य में और अंत में पुनः मंद गति से उठान होता है। इन गतियों के कारण वक्र की शक्ल एस के आकार की हो जाती है। ये तीनों ही वक्र रेखाओं की आकृति से यह स्पष्ट है कि वक्र रेखाओं का उठान नीचे से ऊपर की ओर है। यदि y अक्ष पर सीखने की मात्रा के स्थान पर त्रुटियों को प्रदर्शित किया जाए तो यही वक्र ऊपर से नीचे गिरते हुए परंतु आकार में इन्हीं तीनों में से किसी एक के समान होंगे। सीखने की वक्र रेखा का एक और प्रकार भी हो सकता है स्ट्रेट लाइन यानी सीधी रेखा। सीखने में सीधी रेखा तब प्राप्त होती है जब सीखने की मात्रा में वृद्धि एक निश्चित गति और अनुपात में होती है, परंतु इस प्रकार की सीखने की वक्र रेखा का प्राप्त होना एक कठिन बात है। सीखने की वक्र रेखा का एक मिश्रित प्रकार भी हो सकता है जिसमें नकारात्मक और सकारात्मक दोनों प्रकार की वक्र रेखाओं की विशेषताएं हों। अब मैं आपको बताऊंगी सीखने की वक्र रेखा की विशेषताएं क्या हैं। मुख्यतः 4 विशेषताएं हैं। पहला, प्रारंभिक स्तर। सकारात्मक वक्रों में प्रारंभिक स्तर 0 अथवा कम होता है। वक्र रेखा में कोई विशेष उन्नति नहीं दिखाई देती। बहुधा प्रयोज्य का अधिगम स्थिति में समायोजन न हो पाना इसका प्रमुख कारण है। जब अधिगमकर्ता पहले से ही अधिगम के लिए तैयार होता है
तब प्रारंभिक स्तर में तेजी दिखाई देती है, अर्थात वक्र प्रारंभ से ही उठती हुई प्रतीत होती है। दूसरा है मध्यकीय स्तर यानी इंटरमीडिएट स्पर्ट। अधिकांश वक्र रेखाओं में मध्यकीय स्तर पर अधिगम के तीव्र होने के बोध होते हैं। कई बार मध्यकीय स्तर पर अधिगम वक्र रेखा कभी ऊपर उठती है तो कभी नीचे गिरती है, परंतु अधिगम वक्र की सामान्य प्रकृति ऊपर की ओर उठती हुई होती है। तीसरा है अंतिम स्तर फाइनल स्पर्ट। अधिगम वक्र का अंतिम 1/3 भाग से अंतिम दशा का वर्णन किया जा सकता है। अंतिम दशा में वक्र रेखा उठती हुई भी प्रतीत होती है और स्थिर होती हुई भी प्रतीत हो सकती है। प्रारंभ, मध्य अथवा अंतिम दशा में कई बार एक अन्य विशेषता भी देखने को मिलती है जिसे सीखने का पठार या प्लेट्यू कहते हैं। सीखने के पठार का मैं आपको अभी आगे समझाऊंगी। अधिगम वक्र रेखा के चढ़ाव और उतार के कारण यानी कॉजेज ऑफ राइज एंड फॉल ऑफ लर्निंग कर्व्स अनेक हैं। बहुधा सीखने को प्रभावित करने वाले कारकों के कारण ही अधिगम वक्र में कभी चढ़ाव प्रतीत होता है तो कभी गिराव प्रतीत होता है। वक्र के चढ़ाव और उतार के कुछ प्रमुख कारण हैं, जैसे उत्तेजना एक्साइटमेंट, संतुलन यानी एडेप्टेशन, थकान यानी फटीग, अभ्यास यानी प्रैक्टिस तथा प्रोत्साहन मोटिवेशन आदि। अब मैं आपको बताऊंगी सीखने का पठार प्लेट्यू ऑफ लर्निंग। अधिगम की अवस्था में एक ऐसी अवस्था आती है जब सीखने में कोई प्रगति नहीं होती है। अधिगमकर्ता को कितने ही अभ्यास क्यों न दिए जाएं, उसके सीखने में कोई प्रगति नहीं होती है, यानी ठहराव आ जाता है। अधिगम के इस प्रक्रम को यदि ग्राफ पर भी प्रदर्शित करें तो अधिगम वक्र में साधारण से कुछ परिवर्तन दिखाई देता है। वक्र भाग में अधिगम वक्र में वह भाग अधिगम पठार कहलाता है जितना भाग एक्स अक्ष के समानांतर होता है। जैसे अक्षरेखा एक सीधी लाइन होती है, उसी तरह से सीखने की गति पर भी एक सीधी सी लाइन आ जाती है जिसको कि हम अधिगम के पठार के नाम से जानते हैं। अधिगम पठार के भी अनेक कारण हैं। इनमें से कुछ कारण जैसे ध्यान, रुचि, जिज्ञासा, प्रोत्साहन की कमी आदि होते हैं। ध्यान भंग होना, अधिगम परिस्थिति को न समझ पाना, अधिक थकान, दूषित वातावरण अथवा संवेगात्मक तनाव से भी अधिगम वक्र में पठार दिखाई देता है। इन सभी कारकों के अतिरिक्त प्रयोज्य का मानसिक स्तर, सीखने की विधि, उसकी शारीरिक सीमा यानी कि फिजियोलॉजिकल लिमिट के कारण भी सीखने में पठार आ जाते हैं। शारीरिक सीमा का अर्थ है कि प्रत्येक व्यक्ति अपनी शारीरिक और मानसिक योग्यताओं के अनुसार अधिगम करता है। व्यक्ति अपनी शारीरिक मानसिक क्षमताओं से परे अधिगम नहीं कर सकता है। जैसे यदि 3 वर्ष के बालक को व्याकरण सिखाई जाए तो इस प्रकार उसकी एक निश्चित लाइन आएगी, क्योंकि इससे आगे का उसको सिखाने से कोई फ़ायदा नहीं है। वो उसके आगे का उसकी उम्र के हिसाब से नहीं सीख सकता है। बोरिंग और उसके साथियों के अनुसार अधिगम में पठार प्राकृतिक रूप से पाए जाते हैं। ये स्थायी नहीं होते, इन्हें दूर किया जा सकता है, परंतु शारीरिक सीमा के कारण जो पठार पाए जाते हैं अथवा उत्पन्न होते हैं उन्हें दूर करना कठिन होता है, विशेष रूप से तब जब तक शारीरिक सीमा में वृद्धि ना हो। अन्य कारणों से उत्पन्न पठार का कारण दूर करने से अधिगम में पठार का निराकरण किया जा सकता है। वातावरण संबंधी कारक जैसे शोरगुल, तापक्रम, वेंटिलेशन, प्रकाश, ध्यान आकर्षित करने वाले कारक आदि के कारण अथवा नशीले पदार्थों के प्रयोग के कारण उत्पन्न पठार का निराकरण अपेक्षाकृत अत्यधिक सरल होता है। अब आगे की वीडियो में मैं आपको सीखने को प्रभावित करने वाले कौन कौन से कारक हैं उन पर प्रकाश डालूंगी। थैंक यू।